कार्यकर्ता होता है जमीनी स्तर पर, चाहे हम बीएसपी की बात करें, चाहे समाजवादी की बात करें, जो जमीन पे काम करने वाले लोग होते हैं, उनको एकदम तेज पत्ता, जैसे सब्जी में तेज पत्ता होता है ना, वैसे ही निकाल के फेंक देते हैं। चौधरी एक बड़ा बदलाव कर देंगे मिल्कीपुर में, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो वो फिर वोटों में तब्दील नहीं होगा। क्योंकि जो चुनाव हुआ है वो तो पूरी तरीके से धांधले हुई है। हाथी देख करके वोट देने की जरूरत नहीं है। हाथी के रूप में सतीश चंद्र मिश्रा जो है, अभी ऐसा कोई सपना आपका साकार नहीं होने देगा। ने विकल्प दे दिया ना, आकाश आनंद को भेज दो। क्या बीजेपी इस बार 85% को पूरी तरीके से साध रही है? वो 85% के हित में है बीजेपी और न 15%। एक अभिनव सिंह थे करनी सेना के, या जब इस रास्ते से चलते तो मच्छर दही के लोग से कैसे रास्ता रुके, समझ में आता नहीं। मच्छर है सभी मैं उनकी जगह होता तो टांग पे टांग रख करके चीर देता। ऐसा होना चाहिए। फिर मूत्र था, स्पेशल कोई मूत्र मंगाया गया था बाहर से, तुरंत एकदम ताजा फंसा जो है उससे उसका शुद्धिकरण हुआ था। तो अगर जातिवाद नहीं होती तो इतने ताजे मूत्र से जो है बताइए यादव जी के शुद्धिकरण की जरूरत था। पीडीए का जो चुना तो आपने देखा लोकसभा में कैसे फेल हुआ, 27 में पूरी तरीके से वो सो तो फ्लॉप जाएगा। साथ अयोध्या से आजाद समाज पार्टी काशीराम के कद्दावर नेता, चर्चित नेता, नामी नेता हमारे साथ उपस्थित है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि का जो चुनाव था उसमें आजाद समाज पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा था सूरज चौधरी के नाम से, उन्होंने अपने नाम से ही तहलका मचा दिया था, भूचाल मचा दिया था। हालांकि रिजल्ट आने के बाद नतीजे ठीक नहीं आए। तो इन तमाम मुद्दों पर हम बातें करेंगे। इनका राजनीतिक सफर कैसा रहा, आजाद समाज पार्टी में आने का क्या उद्देश्य था, क्या मतलब था, और फिर आगे की क्या रणनीति है, वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या देख रहे हैं, ये सारी बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माननीय सूरज चौधरी जी, आजाद समाज पार्टी के कद्दावर नेता। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपके सभी दर्शकों को भी सूरज चौधरी का प्रणाम। सर पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका जो राजनीतिक सफर था, जो अनुभव आपने हासिल किया वो कैसा रहा, और उससे पहले सर आपने राजनीति में आने का मूड कैसे बना लिया, मन कैसे बना लिया? देखिए, जो राजनेता है आज की डेट में, चुनाव लड़ने के लिए तो जमीन पे आके लोगों के बीच में काम करते हैं और तमाम वादे करते हैं और जीतने के बाद बिल्कुल जो कार्यकर्ता होता है जमीनी स्तर पर, चाहे हम बीएसपी की बात करें, चाहे समाजवादी की बात करें, जो जमीन पे काम करने वाले लोग होते हैं, उनको एकदम तेज पत्ता, जैसे सब्जी में तेज पत्ता होता है ना, वैसे ही निकाल के फेंक देते हैं। इस पैटर्न को बदलने के लिए राजनीति में आए हैं। जैसे होता नहीं कि एक आदमी अपना पेट भरने के लिए आता है राजनीति, तो सारे संसाधन जितना चाहिए, माँ-बाप के आशीर्वाद से हम लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। लेकिन हमारे साथ के बहुत सारे जो युवा हैं, पढ़ लिख करके, जैसे जहाँ से हम पढ़े लिखे हैं, वहीं से पढ़ने लिखने वाले हमारे मिल्कीपुर के ही लोग आज दिहाड़ी कर रहे हैं, मज़दूरी कर रहे हैं। अच्छी योग्यता होने के बाद भी कहीं उनके पास रोज़ी-रोज़गार नहीं, नौकरी नहीं, एकदम मजबूर हैं। और जो वहाँ के हमारे जो चाहे सांसद हों, चाहे जो विधायक हों, चाहे अभी चंद्रभान जी जीते हैं, चाहे अवधेश प्रसाद जी, ये वोट तो यहाँ का लेते हैं, लेकिन जो माल बाँटने की आती है, रोज़ी-रोज़गार देने की बात आती है, तो एक हैं गुजरात में अपना कारोबार फैला रहे हैं, माननीय चंद्रभान जी फैला हुआ है पूरी तरीके से। मिल्कीपुर के युवाओं के लिए देखिए पूरी दिहाड़ी लगाने के लिए पूरा मिल्कीपुर पूरा जो है आप देखिए तो रायबरेली ब्रिज के नीचे आपको नज़र आएगा। और दूसरे अवधेश प्रसाद जी हैं, वो लखनऊ और नोएडा में ले जाकर के पूरा वो अपना कार्य फैला रहे हैं। मिल्कीपुर को लेकर के उनके मन में कोई चिंता नहीं, वोट माँगने तक ही जो है वहाँ लोग मतलब रखते हैं। ज़मीन पे जो रियल में वहाँ के मज़दूर हैं, दिहाड़ी वाले लोग हैं, पढ़े लिख रहे हैं लोग, उनको लेकर के कहीं अच्छी सोच नहीं लाते हैं। क्या समझ पा रहे हैं राजनीति को लेकर के, जो चीजें आप बता रहे हैं कि इस तरीके से लोग परेशान हैं और इनके बारे में सोचना चाहिए। हालांकि आप लगातार ये बोलते नजर आते हैं कि मैं कुछ करूंगा, इनके लिए कुछ करूंगा, कैसे बदलाव आएगा? वर्तमान में तो अवधेश जी हैं, पूर्व में लल्लू सिंह सांसद रहे, अभी तक चीजें नहीं बदल पाई। आप मिल्कीपुर चुनाव में गए और वहाँ एक मजेदार बात ये देखने को मिली कि आपके साथ भीड़ बहुत ज्यादा चल रही, बहुत ऐसा लग रहा था कि सूरज चौधरी एक बड़ा बदलाव कर देंगे मिल्कीपुर में, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो वो भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हो पाती है। देखिए, जो मिल्कीपुर का जो चुनाव हुआ है, वो तो पूरी तरीके से धांधले हुई है। पूरा जो उपचुनाव होता है आपको बताते हैं कि वो सत्ता पक्ष के प्रभाव में होता है, वो प्रभाव में पूरा चुनाव हुआ और दबंगई पूर्वक पूरा वोट जो है वहाँ पे डाला गया। और अभी हमारी जो पार्टी है, अभी तो हम जुम्मा-जुम्मा 4 दिन हो गया, हमने एक इतिहास बना दिया हमारे पार्टी ने, आजाद समाज पार्टी ने, भीम आर्मी ने। इकलौता सांसद हमने हमारे समाज के लोगों ने नगीना सांसद के रूप में दिया, एक नगीना दे दिया है देश को। और वो बहुजन समाज की आवाज़ को जिस हिसाब से उठा रहे हैं,
उसी का इनाम रहा कि मिल्कीपुर में हमें एक ठीक-ठाक वोट मिला, जिस हिसाब से नई पार्टी थी और हम मिल्कीपुर में लोगों के बीच में नहीं जा पाए थे। तो करीब अच्छा खासा वोट मिला। सीखने को मिला कुछ आपको? हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरी ज़िंदगी का भी पहला चुनाव था, तो मैनेजमेंट में कमियाँ रहीं और पूरा दबाव में जो है सब वहाँ का पड़ा था। मिल्कीपुर का जो था शासन सत्ता का प्रभाव, डीएम, एसपी, एसडीएम को स्पेशली वहाँ पे लोगों को लगाया गया था, व्यवस्था पूरा ज़बरदस्ती बीजेपी के पक्ष में वोट कराने के लिए, तो वो सब कर रहे थे। क्या इसलिए इसको इस चुनाव से आप 27 के लिए कहते हैं, 27 में क्या देखिए देखिए, जो वहाँ पे मेरे को 5500 वोट मिले थे, उसको पहले तो हम ऐसा बताना चाहेंगे, हम हमारे तो वोटर हैं, कुछ जिन्होंने हमें वोट किया था, उनको धन्यवाद देते हुए कि एक-एक वोट 5-5 हज़ार वोट के बराबर थे। तो एकदम ऐसे ज़बरदस्ती बाँध के रखा गया था, रोका गया था, दबाव बनाया गया था, मुकदमे लिखे गए थे, मारा-पीटा गया था और तमाम तरीके के लालच देकर के जो है रोका गया था, अपने पक्ष में वोट डलाने के लिए जो है प्रयास किया गया था। फिर भी 55-5600 लोगों ने मुझे वोट किया उस आंधी-तूफान के दौर में, जब शासन सत्ता का हमारे सीएम साहब कितनी बारी दौड़-दौड़ के आए, वहाँ इतनी योजनाओं की घोषणा कर दी, पता नहीं कोई योजना ज़मीन पे लागू भी की कि नहीं, लेकिन कई हज़ार करोड़ की योजनाओं की घोषणा की, लोगों को जो है लॉलीपॉप दिया गया। ज़मीन पे क्या है वो तो मिल्कीपुर के लोग कुछ जा नहीं पाए, ऊपर से उनका घर-द्वार 27 को लेकर के आपकी पार्टी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप तमाम लोग जितने भी लीडर हैं, ये कह रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी सत्ता में आने वाली है और मुँहतोड़ बीजेपी को रोकने का काम अगर कोई करेगी तो आज़ाद समाज पार्टी। देखिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो यहाँ तक कह दिए कि अगर विपक्षी पार्टियों को बीजेपी को रोकना है तो आज़ाद समाज पार्टी के साथ चले जाएँ, क्या कहेंगे? देखिए, जो 2027 का जो चुनाव है, वो महादंगल होने जा रहा है और इसे रोकने के लिए जो एक हम तो कहेंगे जो माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी बैठे हैं, कुचक्र तो बहुत रचेंगे, तमाम लोगों को लॉन्च करेंगे पीएसपी के रूप में चूँकि वो पूरा नेतृत्व जो है, बहन जी तो एक एजेड हो गई हैं, उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि उनका एक लाल जो है, बहुजन समाज का एक लाल जो है, ज़मीन पे समाज के लिए लड़ रहा है, जो माननीय माननीय काशीराम जी ने उनको एक कारवां सौंपा था, उसको सतीश चंद्र मिश्रा जी ने रास्ते से भटका दिया है और उस कारवां के माध्यम से सिर्फ़ अभी जो चुनाव आएगा, तो जो लोग टिकट माँगे, उनका शोषण होगा, इसलिए बहुजन समाज के लोगों से भी कहना चाहेंगे कि अपना और पराया पहचाने, सतीश चंद्र मिश्रा जी कुछ आपका अच्छा होने देने वाले नहीं हैं। इसीलिए अपने एक भी वोट को 27 में मैं आह्वान करता हूँ कि बर्बाद ना होने दें, हाथी देख करके वोट देने की ज़रूरत नहीं है। हाथी के रूप में सतीश चंद्र मिश्रा जो है, अभी ऐसा कोई सपना आपका साकार नहीं होने देंगे। जिन्हें विकल्प दे दिया ना, आकाश आनंद को भेज दिया उत्तर प्रदेश। आकाश आनंद भाई युवा नेता कह हैं, रहे हैं कि वो भविष्य हैं। आकाश आनंद भाई युवा नेता हैं, लेकिन एक शेर है, तो दूसरा बाबर शेर ऐसा समझिए। एक तर ऐसे ही जैसे होता नहीं विरासत में चीज़ें मिल गई और एक होता है संघर्ष करके युग पुरुष, समय ने जिसको जन्म दिया है, जो बहुजन समाज के दिलों पे राज करता है, ऐसा एक हमें जो है नगीना के लोगों ने नगीना सौंपा है चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में। में क्या 27 में क्या होगा? कितने सीटों का अनुमान है या फिर सरकार बनाने का जो दावा है वो कहाँ तक जाएगा? देखिए, जो आज़ाद समाज पार्टी पूरी ताकत से प्रदेश के सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी और हम ताकत लगा रहे हैं कि हम जो है सरकार बनाएँ और चंद्रशेखर भैया को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएँ। पूरे दल-बल के साथ हमारी पूरी जो टीम है, जुटी हुई ज़मीन पे काम करें, लोगों के सुख-दुःख में जो जुड़ रहे हैं और आज़ाद समाज पार्टी का जो मिशन है, उसके बारे में उनको बता रहे हैं कि हम किस तरीके से बहुजन समाज एवं पूरे देश के हित के लिए कैसे हम अपनी रणनीति बना रहे हैं। किसानों को लेकर के युवा एक तरफ बैठे हुए हैं कि हमको रोज़गार नहीं मिलता है, तमाम देखने पूरे देश भर में आंदोलन जारी है। तो इस जो हालात इस तरीके से बने गंभीरतापूर्वक, आप इस पर क्या कहेंगे कि किस तरीके से हालात को सुधारा जा सके? सरकार को भी आप कुछ अपनी तरफ से आश्वस्त करेंगे कि क्या रणनीति बनाई जाए, कैसे लोग जो है संतुष्ट हो पाएँ या भरोसा रख पाएँ? देखिए प्रजातंत्र में जो व्यवस्था है, उसको जो तानाशाही व्यवस्था अपना रहे हैं, कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, ये चल नहीं पाएगा, ये बहुत अति हो गया और इसके लिए जब तक कोई युग पुरुष नहीं आएगा, जो हम लोग माननीय हमारे जो सांसद हैं, चंद्रशेखर नगीना के रूप में पूरे देश के जो नेता हैं, उनके रूप में हम देख पा रहे हैं, जब तक चंद्रशेखर भैया आएँगे नहीं, तब तक ये सब सही होने वाला नहीं। तब मिलना, लोगों को रोड पे मार देना, नंगा करके जो है उनके स्तन काट देना, ये सब चीज़ें जंगल राज की तरफ इशारा कर रही है। चंद्रशेखर भैया ये सब आकर के ठीक करेंगे और कोई दूसरा ठीक नहीं कर पाएगा। 27 का जो चुनाव लगातार सारी पार्टियाँ मेहनत कर बीजेपी की कूटनीति रणनीति आप बिहार में देखो क्या चल रहा है, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, तमाम देखो कभी देखो उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति बनाई है। काशी में जो है मंदिरों को तोड़ा गया। अयोध्या में भी शंकराचार्य ने खुद आरोप लगाया कि एक मंदिर बनाने के लिए हज़ारों मंदिरें तोड़ी। तो शंकराचार्य यहाँ नहीं आया, वहाँ शंकराचार्य नाराज़ हैं।
सारे लोग नाराज़ हैं और इधर इसी बीच सरकार जब से यूजीसी बिल लेकर के आई है, हालाँकि कोर्ट ने अभी तक उस पर सुनवाई नहीं की है, लेकिन उसमें बँटवारा टाइप का हो गया है। एक कुछ समाज एक तरफ हो गया है, एक समाज एक ओर हो गया है। एक समाज है जो यूजीसी का लगातार विरोध कर रहा है कि नहीं लागू होना चाहिए और एक समाज जो बहुजन समाज जिसे आप एससी, एसटी, ओबीसी बोलो कह रहा है यूजीसी लागू होना चाहिए। तो क्या बीजेपी सरकार इस बार जो 85% की आबादी एक तरफ यूजीसी के समर्थन में बोल रही है, उस पर निशाना साध रही है? और अगर ऐसा होता है फिर आप लोगों का क्या? जो यूजीसी का जो मुद्दा है ना, वो तो युवा परेशान, किसान परेशान है, जो पढ़ लिख करके लोग हैं, वो सब बेरोज़गारी की तरफ देश आगे बढ़ रहा है। तो उस पे कोई चर्चा ना करे, कोई प्रश्न ना, इसीलिए यूजीसी का जो झुनझुना है, युवाओं के और देश के जो बेरोज़गार लोग हैं, उनके हाथ में दे दिया गया है। चाहे वो ब्राह्मण ठाकुर हों, चाहे बहुजन समाज के युवा हों, सबको आपस में लड़ाने के लिए ऐसी एक गेंद डाल दी गई कि लेके उसे खेलें और मुख्य जो मुद्दे हैं, शिक्षा, रोज़ी-रोज़गार, व्यवसाय, नौकरी, इसको लेकर के उनसे प्रश्न ना पूछें। तो यूजीसी का मामला जो है कहीं वो बीजेपी किसी पक्ष को खुश करने के लिए नहीं, अपने बचाव के लिए उसने जो देश का ध्यान भटकाने का काम किया है और मंदिर-वंदिर में ऐसे बसा करके पूरा अयोध्या देखिए, कहते हैं कि श्रद्धालु ये श्रद्धालु होता क्या है? बड़ा देखिए तो बड़ा विचित्र लगता है। श्रद्धा और आलू दोनों जो अजीब-सा लग रहा है, आप ज़रा उसपे सोचिएगा। तो जो बेचारे युवा पढ़ लिख रहे हैं, उनके मम्मी-पापा को, उनके भाई-बहन को, उनके घर का जो धन है, उसको ला करके मंदिरों में दान करवा दिया जा रहा है। तमाम तरीके का, चाहे आस्था के नाम पे, चाहे सम्मान के नाम पे, आपको होता नहीं बड़ा जो कहीं मठ-वठ में जाइए जब दान देंगे तो बड़ा वेलकम-वेलकम कर देते हैं। और आप अपने जीवन की सारी कमाई को ले जाकर मंदिर, मस्जिद, मठ में ले जाकर के दान कर देते हैं। ये जो प्रथा है, ये हमें लगता है कि देश को अंधेरे की तरफ ले चल रही है। मैं हमारे सवालों से थोड़ा-सा भटक रहे हैं। मैं ये जानने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि क्या बीजेपी इस बार 85% को पूरी तरीके से साध रही है? क्या सवर्णों को बाइकॉट कर रही है? क्योंकि लगातार ये आरोप सोशल मीडिया पे पूरा समाज भरा पड़ा है। मोदी जी को यूजीसी के बारे में आप देखिए क्या-क्या बोला गया कि वो तेली हैं। एक तेली जो है आकर के हमारे जो है मतलब पर्सनल फैसले हमारे ऊपर नहीं ले सकता, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा नहीं कर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो बीजेपी जो सरकार है, चाहे वो जिनको बोलते हैं नारंगी अंडे या अंधभक्त ऐसा कुछ बड़ा वो चर्चा में है। तो ना वो 85% के हित में है बीजेपी और ना 15% के हित में है। और ये बात दोनों लोग जान चुके हैं। क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा है ही नहीं कि वो देश को कहाँ ले जाएँ, कैसे क्या-क्या करेंगे, क्या योजनाएँ, चाहे हम प्रदेश सरकार की अपने यहाँ की योगी सरकार की बात करें या हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब जो अंधभक्त हैं वो भी और बहुजन समाज के लोग भी, इनको दोनों मिलके गरिया रहे हैं। ना ये राम में है, ना रहीम में है। क्योंकि मुद्दा है नहीं। क्या बताओगे जनता के पास? कुछ भी बताने को है ही नहीं, मुद्दा विहीन है। ये 100 के 100% कोई इस बारी जो 27 का जो चुनाव होने जा रहा है, गँवाने जा रहे हैं। अरे इसी जो अभी लोकसभा जो चुनाव हुआ ना, इनको औकात तो उतने में पता लग गई, बैसाखी पकड़ा दी, जबकि विपक्ष जो है एकदम कमज़ोर बड़ी बात बोल रहे हैं आप, लोग हमें किसी को कुछ बोलते हैं। भाई अरे आप 35 सीटें हार गए, 400 पार कर रहे थे, विश्व गुरु। अब विश्व गुरु वाली बातें अब कहीं सुनने को मिलेगी नहीं, जब से सिलेंडर अब ये तेल-ओल सब इस तरीके दुर्दशा हो गई। मोदी जी कहते थे कि एक होता है किस्मत वाला, एक एक टाइम मनमोहन सिंह को चिढ़ा रहे थे, किस्मत वाला प्रधानमंत्री चाहिए कि बदकिस्मत? आज उनको ये बात बोलना चाहिए कि किस्मत वाले हैं कौन है? अब जो है उनका दोस्त माना जा रहा है, ईरान वाला। नहीं, वो तो कह रहे हैं देखिए, तमाम जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तमाम चीज़ों का उन्होंने सामना किया। जैसे वो कहते हैं हमने कोरोना में बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेली, इधर युद्ध चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तमाम चीज़ें तो वो कर रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं बिल्कुल, युवा हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी, विश्व गुरु, वही देश का कल्याण करेंगे और और मुझे लगता है ये पॉडकास्ट हाँ, ज़मीन पे रह करके हम लोग करेंगे, वो था कब? आज नहीं। अब आप ग्राउंड पे एक बारी रिपोर्टिंग करिए, बीजेपी के लोगों से पूछ लीजिए, आरएसएस के लोग जो मंदिर-वंदिर बनाए थे, उनका घड़ा जो है बनारस में तोड़ डाले सब जो है, मंदिर बनाने के नाम पे काशी का कोई मंदिर-वंदिर बना रहे थे और पूरा जो मंदिर वो कार्य सेवक होते हैं ना, सुना होगा आपने ना, तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जो बीजेपी के कट्टर समर्थक जिनको अंधभक्त बोलते हैं, वो सब भी अब गरियाना शुरू कर दिया। ये जब से तेल में फेल हो गए, गैस में फेल हो गए, नोटबंदी में फेल हो गए और जो समोसा-वोसा बेच करके 10, 20, 100, ₹50 डेली कमाते हैं, उनके
पैसे में सेंधमारी शुरू कर दिया बीजेपी के लोगों में। समोसा अगर आप बेच रहा है कोई ना समोसे का, उसको बोले पेटीएम लगा लो, और बेचारा वो ₹500 कमाता है तो ₹20 जीएसटी ले रहे हैं। अरे बड़ा लूट बाजार है। और सर पूछ रहा हूँ क्या सूरज चौधरी जी को कोई भी बीजेपी का एक काम अच्छा नहीं लगा? क्या बोले, ये मंदिर के नाम पे इतना लोगों को चूतिया बना रहे, बनने वाले बन रहे, ये इससे अच्छा और क्या हो सकता है? कोई एक भी नहीं अच्छा लगा। क्या क्या सोचने वाली बात है सर, आप मतलब बीजेपी का इतना डंका बज रहा है, इतने राज्यों में सरकार है, केंद्र में लगता है सरकार में, एक काम उज्ज्वला योजना उन्होंने निकाली, और पीएम आवास योजना लोगों को कह रहे हैं हम बराबर घर दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, बेटियों की सुरक्षा कर रहे हैं। और सब बेटियों की, अरे भाई हमारे सीएम साहब यहीं पे आते हैं। और अभी एक लड़की है शाहनवाज, उसको काटा, उसको नंगा किया, उसके साथ रेप किया, और उसका हाथ पैर बांध दिया, उसके इंटरनल पैर में पार्ट में डंडा डाल दिया, और उसको पेड़ से रस्सी से बांध करके लटका दिया। और यही बीजेपी के 1-2 मंत्री आए यहाँ पे भी, कौन सा भदरसा कांड में गए, एक आदमी जमानत पे छूट गया था, उसके घर पे बड़ा हाय तौबा मचाया। अरे उसको भी शर्म करिए, दलित लड़की थी, और उसके साथ इतना जो है अमानवीय कृत्य किया गया, और कोई नजर नहीं है, सारे जो उसकी हत्या करके मार के लटकाने वाले थे सब लोग अभी एक साल पे नहीं हुआ, सब छूट के आगे बाहर आ गए। तो क्या बात करें। ये सारे वादे आपके हिसाब से सारे फ्लॉप वादे हैं इनकी, मतलब जो भी दावे हैं सब फ्लॉप है, कोई जमीनी पर पहले अंधभक्त लोगों को लगा था कि सब ठीक हो जाएगा, बीजेपी सिर्फ उनके हित में बात कर रही है। लेकिन अब उनको भी इनकी जो है सच्चाई, जब से जो है यूजीसी का झुंझुना इन्होंने पकड़ाया ना। चलिए अहम सवाल, क्योंकि आप भी विधानसभा के पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं, चुनाव सर पे है, 2027 का आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्रों में घूम रहे हैं। हालाँकि सरकार बनाने का भी दावा कर रहे हैं, अभी गठबंधन की भी बातें आप लोगों की चल रही है, अगर आप लोग सत्ता में आते हैं, तो जनता को आप लोग बताइए कि क्या-क्या गाइडलाइन आपकी होगी, किस तरीके से आप रोजगार पे काम करेंगे, किस तरीके से आप शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे, महिलाओं की जो सुरक्षा व्यवस्था है, इसको किस तरीके से घेरे में लेंगे और क्या रणनीति बनाएँगे, इस पे किस तरीके से काम करेंगे? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है, तो बहुत लंबा सब्जेक्ट है। बस इतना जान लीजिए, सब बीमारियों का एक इलाज है, हर कोई खुश रहेगा। रेप, बलात्कार जिस तरीके से हो रहा है, ये सब नहीं होगा। ये जो हाफ एनकाउंटर के नाम पे मुसलमानों का, चाहे बहुजन समाज के लोगों का, चाहे यादव समाज के लोगों का, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रही है, ये पूरी तरीके से रुक जाएगा, और सभी का इलाज है चंद्रशेखर। बहुत विस्तार में जाएँगे तो विषय बहुत लंबा हो जाएगा। और नहीं है ना, कुछ बताइए ना थोड़ा-सा, जैसे संक्षेप में ही समझा सबसे दीजिए। बड़ी बात तो जैसे आपके बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं, विद्यालय हैं, आप एक तरफ तो क्या प्राइवेट विद्यालय चला रहे हैं, उनके मानक अलग हैं, आप एक तरफ सरकारी विद्यालय चला रहे हैं। तो हमें लगता है कि जो ऑफिसर्स या जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनके लिए भी कंपल्सरी कर दिया जाए, नियम बना दिया जाए कि उनके बच्चे भी जो है, जो सरकारी विद्यालय है उसमें पढ़ें, जिससे शिक्षा की जो गुणवत्ता है, वो बढ़ जाएगी। उनको भी अपने बच्चे पढ़ाना रहेगा, तो जो एक गुणवत्ता की बात करते हैं कि जैसे टीचर्स हों, वहाँ का एटमॉस्फियर हो, ये व्यवस्थित हो जाएगी। ऐसे हज़ारों मुद्दे हैं, अपराध जो है, उसको रोकने के लिए प्रयास किया जाएगा कि पूरा खत्म हो जाए। जो जातियाँ देख करके लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, चंद्रशेखर भैया का नाम जैसे सत्ता आते ही ना वो खुद ही भाग जाएँगे, खुद ही भाग 2 चीज़ें हैं सर जिसकी निंदा मैं भी बहुत करता हूँ। तो इसलिए मैं ये सवाल भी लाया बीच में, शिक्षा व्यवस्था को आपने देखा पहले से ही काफ़ी स्कूलों को बंद किया गया सरकारी। तो जब ग्राउंड पे जाओ छोटे-छोटे बच्चे अभी देखने को मिल रहे हैं, वो अच्छी कॉलेजों में, अच्छे स्कूलों में जो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पढ़ पा रहे। फीस महँगी हो गई है। आप लोग कैसे सुधारेंगे? क्योंकि योगी सरकार ने पहले कहा अगर 25 बच्चे से ज़्यादा नहीं है जिस विद्यालय में उसको बंद कर दीजिए। फिर उनका फरमान आया जब 70-75 बच्चे के आस-पास नहीं है तो बंद करिए। फिर आया कि अगर 100 बच्चे स्कूलों में नहीं है तो उसको बंद करिए और स्कूल बंद भी हुए आपने देखा। काफ़ी स्कूल सबसे सबसे पहले तो हम लोग प्रयास करेंगे, माननीय चंद्रशेखर भैया का अगर शासन काल आ जाता है, पूरा ताकत लगा रहे हैं, तो जो ये धर्म के नाम पे जितने भी व्यवसाय और उसपे खरबों रुपया जो कलेक्ट है, ऐसा नियम लाने के लिए, ऐसी व्यवस्था लाने के लिए बात करेंगे। ऐसा अध्यादेश कि वो पैसा शिक्षा के ऊपर, कई खरब रुपया मंदिरों में, मस्जिदों में, जगह-जगह खर्च किया जाए, उसको अच्छे कार्यों में लगाया जाए, देश हित में लगाया जाए, और शिक्षा में लगाया जाए। ये सब चीज़ें होनी चाहिए, जो अनावश्यक दुरुपयोग हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद, लगातार दौरे पर रैलियाँ पर रैलियाँ, रैलियाँ पर रैलियाँ मतलब एकदम पूरे उत्तर प्रदेश में जैसे तहलका मच इधर देखो सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी और भीड़ भी काफ़ी आ रही, लाखों-लाखों की भीड़। लेकिन इस बीच एक जो बड़ा मामला है चंद्रशेखर की सुरक्षा को लेकर के, लोग कहीं जान से मार देंगे, गोली चला देंगे, गोलियाँ भी चली उन पे। अभी देखिए बाराबंकी गए थे,
एक अभिनव सिंह थे, करनी सेना के सचिव थे। उन्होंने लगातार कहा घुसने नहीं देंगे और अगर आएँगे अपने पैरों से जाएँगे नहीं। उसके बाद में चंद्रशेखर पहुँचते हैं, अभिनव सिंह को पुलिस डिटेन कर लेती है। फिर अभिनव सिंह का बयान आता है कि हमको पुलिस ने उन्होंने चंद्रशेखर पे आरोप लगवाया कि वो जेड वाई प्लस सिक्योरिटी वाला हमको रुकवा दिया, डिटेन करवा देने तो हम उसको जाने नहीं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, तूफ़ान में मच्छरों का कोई बहुत मतलब होता नहीं। भैया जब इस रास्ते से चलते हैं ना, तो ये मच्छर टाइप के लोग से कैसे रास्ता रुकेंगे? कुछ समझ में आता नहीं, मच्छर है सभी। मतलब उनके साथ ऐसे लाखों मच्छर ऐसे बैठते रहेंगे, वो भैया ऐसे उनकी हवा के झोंके में चले जाएँ, क्योंकि मच्छर है। उन्होंने ये तो ऐसे बस हवाबाजी कर दी, बाद में अपना पुलिस-वुलिस से जो भी गए होमगार्ड वगैरह उनको बैठा दी, तो ऐसा सुनने में आया था और ये सब बात पहले से चलता था कि अभी जाएँगे 2-4 पुलिस वाले बैठा देंगे, लेकिन उनको रोकने के लिए शायद पुलिस भी ठीक-ठाक नहीं गई। फ़ोटो डाले, पुरानी कोई फ़ोटो डाली थी, 2-3 होमगार्ड बैठने की चर्चाएँ थी वहाँ पे पूरे जो है। मतलब कार्यक्रम खत्म होते ही हुआ कि रोकने आएँगे, पता लगा मच्छर का रास्ता रुकेगा। अरे! तो तब तो अभी हवाबाजी है, उसका कोई मतलब नहीं है, सब फर्जी है। चल तूफ़ान का रास्ता मच्छर रोकेगा, क्या मतलब उसमें ये इस पे भी इस टाइप के क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। एक बड़ा आरोप भी लगता है चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर कि वो जहाँ जाते हैं, तो भड़काने का काम करते हैं। सिर्फ़ एक जात विशेष की राजनीति करते हैं, सवर्णों को गाली देते हैं, देवी-देवताओं को गाली देते हैं। नहीं, बिल्कुल ये गलत है। उसी समय मंच से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद चंद्रशेखर नगीना भैया ने कहा था कि किसी भी देवी-देवता या जात के प्रति वो कभी कुछ नहीं बोले। लेकिन जब कोई अत्याचारी या इस टाइप का अपराधी कोई उनको धमकाएगा, तो उन्होंने कहा था उसका टाँग पे टाँग जैसे विदुर थे ना, तो विदुर द्रौपदी की चीरहरण होती रही और वो रोकते रहे। भैया, भैया 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 गलत मत करो, उसकी इज़्ज़त मत लूटो। तो चंद्रशेखर भैया ने कहा तो अगर विदुर उन्होंने कहा था ना कि वहाँ संसद में, मैं उनकी जगह होता, तो टाँग पे टाँग रख कर के चीर देता। ऐसा होना चाहिए नेता। बहुजन समाज के साथ उनका कहने का मतलब है, अन्याय अत्याचार होगा, तो वो हर हद तक चलेगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं। लेकिन आरोप तो लगता है ना, आप लोग जातवादी काम करते हैं आप। वो शेर हैं कि ललकार मैं आज अगर आपको आरोप लग रहा है आप तो गलत सुनिए, है। आप आप मिलिए, आप उनके दीवाने हो जाएँगे। वो शेर हैं की आवाज़ ही कुदरत ने ऐसे दी। आरोप तो लगता है ना कि जहाँ पर दलित का मामला होता है, तो वहाँ पे चंद्रशेखर दौड़ते हुए नज़र आ जाते हैं। अगर आरोपी सवर्ण है तो दौड़ेंगे रोड पर और कहीं मुस्लिम आरोपी निकल गया तो चंद्रशेखर वहाँ बात तक भी नहीं करते। नहीं, नहीं हर आप लोग टोपी वालों का साथ देते हैं और सवर्ण समाज को गाली देखिए देते हैं। अन्याय, अत्याचार टोपी वाले यादव समाज और बहुजन समाज के सवर्ण समाज के ही लोग कर रहे हैं, तो क्यों उसमें जाएँगे? वो सही है। इन्हीं तीनों के साथ ये अत्याचार हो रहा है, मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो। जो बीजेपी के लोग हों, चाहे आरएसएस के लोग हों, इनको जो है जब से इनकी सरकार बनी, इनके पास में विकास को लेकर के तो विकास तो कब से आरक्षण पे सूरज चौधरी जी क्या कह रहे हैं? आरक्षण को लेकर एक बड़ा बवाल चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। समर समाज कह रहा है कि आरक्षण की अब ज़रूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब चीज़ें आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर लोग स्टैंड में नहीं आ पाए हैं, तो हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है इसको लेकर। देखिए, जो कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, तो उसमें कुछ बहुजन समाज के लोग भी कई बारी शामिल हो जाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, ये वही चाहे वो सबर समाज के हों, चाहे बहुजन समाज के, ये वो लोग हैं जिनको लगता है कि अब दुनिया में जो है सब दाल-रोटी, सब्ज़ी, दाल-भात, चावल 12 व्यंजन खा रहा है। आरक्षण से एक लड़का किसी बहुजन समाज के को आईएएस हो गया और साहब की बिटिया या बेटवा वो से शादी कर लिए, अब दोनों अमीर हो गए। अब उनका लागत है पूरा बहुजन समाज अमीर हो गया भाई। आरक्षण कोई व्यवस्था देखनी है तो आपको गाँव में जाके देखना पड़ेगा। वहाँ पे जब बहुजन समाज के किसी व्यक्ति का जो क्या बोलते हैं, रास्ता रोकते हैं, क्या बोलते हैं, सबर समाज के लोग, गाय-गोरू उनका खेत में हर जाता तो छप्पी से मारते हैं। ये सब देखना पड़ेगा। अभी जो है कलाइयों में, हाथों में लोगों के अभी गिट्टियाँ सरकार पड़ी तो कह रही है कि जातवाद है ही नहीं, कहीं पे सब कुछ तो खत्म कर दिया गया है, कानून बना दिया गया है, एससी-एसटी एक्ट को मजबूत कर दिया गया है। कहाँ है जातिवाद? सरकार तो कहती है कुछ नहीं है ऐसा, सब कुछ नॉर्मल चल जातिवाद अगर नहीं है, तो आपको उन्नाव वाला जो यादव जी का बाल छोड़ा था, अहो, कौन-सा मूत्र था उससे जो शुद्धिकरण हुआ था, कोई मूत्र था स्पेशल कोई मूत्र मँगाया गया था बाहर से, तुरंत ही एकदम ताज़ा था शायद जो है, उससे उसका शुद्धिकरण हुआ था। तो अगर जातिवाद नहीं होती, तो इतने ताज़े मूत्र से जो है बताइए यादव जी के शुद्धिकरण की ज़रूरत कहाँ पड़ती? पीटीआई के लोग थे, पीटीआई के लोग और एक तमाशा बना देते। बताइए एक तो उसका बेचारे का मूत्र से शुद्धिकरण हुआ
और उसको ले जाकर के और बारात निकाल के उसको बुला करके कि नहीं का मूत्र से शुद्धिकरण हुआ है, आपके साथ गलत हो गया, हम आपके साथ हैं। उसको कम आदमी पहचानते होंगे किस आदमी को मूत्र से धोया गया है। वहाँ पे सुना था मैंने कहीं लखनऊ में एक है पार्टी कार्यालय, वहाँ बुला लिया गया और लाखों लोग उसको जाने यही व्यक्ति है जिसका बाल छीला गया और ज़्यादा बदनामी होती है। देखिए लड़कियों की इज़्ज़त को कोर्ट ने कहा कि बदनाम ना करो और लड़कों की इज़्ज़त को इज़्ज़त नहीं समझा गया, तो बालों छीला गया और उसका स्पष्टीकरण भी हो गया और उसको मंच पे बुला करके मीडिया में कॉन्फ्रेंस किया। कैसे रोका जाएगा इन चीज़ों को? जो ये जातिवाद है, आप लोग, मैं यही जानने का प्रयास कर रहा था, आप लगातार कह रहे हैं इसको देखना चाहिए, चलो ठीक है, देखने को भी लगातार मिल रहा है। अब आप बताइए मुद्दे की, कैसे रोकेंगे आज़ाद समाज पार्टी के लोग इस चीज़ को अगर सत्ता में आएँगे तो? कैसे रोकेंगे सूरज चौधरी? क्या नियम बनाएँगे? कैसे जातिवाद का खात्मा होगा? देखिए, जात-पात खत्म करने के लिए पहले में हमारे सभी जो समाज के लोग हैं, वो किसी भी समाज को, बहुजन समाज को चाहे स्पर्श समाज के, हमारे आपस में एक उनके चाहे उनका धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म की बात करें, चाहे हम अपने गॉड की बात करें। तो जो उनके मन में घृणा है, आपके कई सारे दोस्त ब्राह्मण होंगे, आपके यहाँ खा लेंगे, लेकिन कई ऐसे भी ब्राह्मण आपके जो आपके यहाँ खाएँगे ना तो उनको हज़म नहीं होगा, बाहर जाके उनको पलटी हो जाएगी। जब तक मानसिक उनका इलाज अपना नहीं करा लेंगे, तो घृणा भरी हुई एक मन में या जो आप डाल रहे हैं धड़क के नाम, जब तक इसका सही इलाज वो लोग नहीं कराएँगे और उनके दिमाग में कचरा रहेगा कि जातियों में बाँट करके ये फलकवा और इन पे शासन कर पाएँगे, तो तब तक इसका इलाज संभव नहीं और हमारी सरकार आएगी, आज़ाद समाज पार्टी की सरकार, तो ये सब दुरुस्त कर दिया जाएगा, एकदम दुरुस्त कर दिया जाएगा। कोई विशेष कानून बनाएँगे? कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा व्यवस्था बनाया जाएगा कि लोगों के मन में घृणा ना रहे उसके प्रति, इतना जो है वो जागरूक किया जाए। जो धर्म के नाम पे लोगों को चूतिया बना करके आपस में भाई-भाई को लड़ा है, इससे पहले भी बीजेपी सरकार से पहले आप तमाम ऐसे लोगों को देखिए आपस में ब्राह्मण और क्या नाम से पासी के लड़के, यादव के लड़के सब मित्र हुआ करते थे। ऐसा ज़हर डाला बीजेपी के लोगों ने, अब साला वो उसको लगता है कि एक हिंदू है और एक यादव है, ज़हर डाल दिया गया। अब क्या करें? इस ज़हर डालने वाली व्यवस्था को पूरी तरीके से नकेल लगा दें। काफ़ी लोग पर ये आरोप लगता है कि जो भीम आर्मी वाले हैं, वो विशेष जातिवादी हैं, ये देश के लिए खतरा हैं। अभी देखिए, एक महंत जी थे, वो लगातार आप पर बोल रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी के ऊपर बोल रहे हैं, भीम आर्मी के ऊपर बोल रहे हैं, चंद्रशेखर के ऊपर बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर को रोक दो, नहीं तो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो जाएगा। देखिए, जो आज देश की जो व्यवस्था है ना, आप जानते होंगे हमारे जो दर्शक हैं, अयोध्या में एक राम मंदिर बना है और राम मंदिर में खरबों रुपया है, कई खरब रुपया है, अरबों, लाखों, करोड़ों तो हमें लगता है कि बहुत बता दिया मैंने। और एक तरीके का ट्रस्ट होता है जो साथी हमारे बहुजन समाज के नहीं जानते हो। मैक्सिमम जो मंदिर हैं, वो ट्रस्ट और एनजीओ के रूप में काम करते हैं। और जो ट्रस्ट का जो एक व्यवस्था है, वहाँ पे जो ट्रस्टी होते हैं 3, 4, 5, 7 तो उन्हीं के पास उसका संचालन का पूरा पावर होता है। अब इतनी रुपए आ रही है और ट्रस्ट के 4-5 लोग, उसमें हमारे बहुजन समाज के लोगों का भी पैसा जा रहा है। अ, सभी समाज के लोगों को पैसा जा रहा है लेकिन उसका मालिक पक्के कौन बैठा है? बहुजन समाज के लोग पता नहीं क्या धतूरा खाए हैं। अरबों रुपया वहाँ जाकर के डाल रहे हैं और उसका मालिक वो आदमी बन के बैठा है, जिसने उस ट्रस्ट में उनका नाम तक नहीं डाला। और लखनऊ की घटना को याद कर लीजिए, मंदिर में बहुजन समाज के एक बुजुर्ग ने पेशाब कर दिया तो उसे चटाने का काम किया और बहुजन समाज के लोग धतूरा भांग खा करके बैठे हुए हैं। चंद्रशेखर भैया की बात करते हो ना भड़काने की नहीं, उसको जगाने का काम कर बहुजन समाज के लोगों को उनकी दहाड़ से, उनकी ललकार से वो जाग रहे हैं बहुजन समाज के। आज जो है, जो जय भीम बहुत पहले बोलना लोगों ने बंद कर दिया था। चंद्रशेखर भैया की देन है कि संसद में लोग जय भीम बोलने के लिए बाध्य हो रहे हैं और हमारे युवा पहले डरने लगे थे, कहीं जय भीम बोल देते थे, तो तमाम जो मतलब क्या बोलते हैं, आज आतंकवादी लोग आजकल इस पर भी एक बड़ा विवाद है। अब एक कौम ये कह रही है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि संविधान के असली निर्माता तो अम्बेडकर साहब ने। वो ये कह रहे हैं कि बी.एन. राव साहब, जिन्होंने कच्चा मसौदा तैयार किया था, कह रहे हैं असली तो वो हैं, इनको सिर्फ़ वाह-वाही ने दिखा दिया कि अम्बेडकर साहब को संविधान निर्माता बना देगा। संविधान लिखने वाले जो हैं, वो बी.एन. राव साहब हैं। अनिल मिश्रा ने इसके लिए देखो कितना बड़ा बवाल खड़ा किया, कितना जो है आंदोलन चलाया, तमाम लोग उनके समर्थन में उतरे। पूरा एकदम सोशल मीडिया पर पूरा चला दिया गया कि बी.एन. राव साहब, इस पे आप क्या एक्चुअल में इसकी जो चाबी है, जो चाहे अभिनव जी हों और चाहे अभी जो मिश्रा अनिल की बात मिश्रा है अनिल मिश्रा जी, या इस टाइप के जो मूवमेंट चल रहे हैं, इसका नेतृत्व अलग कहीं है। उनके इशारे पे ये लोग तो कतई नहीं बेचारे, इनका यूज़ होता है। इनको यूज़ करके
और जो मुख्य मुद्दा है विकास, जिसे बीजेपी के लोग पैदा नहीं कर पाए आज तक, कहते रह गए 50 दिन दो, 2 महीने दो, ये टाइम दो और आखिरी तक अभी तक पैदा नहीं हुआ, तो कोई उसके बारे में ललना कब हुई है? कुछ नाले विकास तो होने वाले थे। तो इसीलिए समय-समय पे यूजीसी हो गया, अनिल मिश्रा हो गए, अभिनव जी जैसे लोग हैं, इनको लॉन्च किया गया। DL राव जी को सूरज चौधरी किस नज़रिए से? क्योंकि वो संविधान सभा के सलाहकार भी रहे। ठीक है, हमारे जो इतिहास के पन्ने में है, जो संविधान को टच भी करें, वो हमारे लिए रिस्पेक्टेड है, तो वो भी हमारे लिए रिस्पेक्टेड है। लेकिन जो निर्माता है, जो ना, वो बाप जो है, बाप के ऐसे 20 बाप अपने ना बनाए, एक ही बाप सबके, ठीक है ना? उनको एक्सेप्ट करें। संविधान के जो मूल निर्माता बाबा साहब हैं और इसे देश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लोग जानते हैं, हिंदुस्तान का जो संविधान किसने बनाया। एक बड़ा सवाल और ये जवाब आपको देना है। चंद्रशेखर आज़ाद जब मंचों पर जाते हैं, तो तमाम घटनाओं का ज़िक्र करते हैं और हाथ उठा करके कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो चुन-चुन कर बताएँगे। तो जब आपकी सरकार आएगी तो आप लोग बदला लेंगे या चीज़ों को जो पहले हो चुकी हैं, उसको सुव्यवस्थित करने में लगेंगे? जैसे चंद्रशेखर आज़ाद इसीलिए तो उनको कहते हैं कि ये भड़काते हैं, लोग घबरा जाते हैं उनसे कि अरे भैया, ये आ गए तो हम लोगों का जीना आराम कर देंगे। देखिए, हम लोग मानिए योगी जी नहीं हैं, ठीक है ना? अतीक अहमद को जो है निजी दुश्मनी, मुख्तार अंसारी को निजी दुश्मनी, ऐसे तमाम नाम जो है चर्चा में है कि ये निजी दुश्मनी की वजह से कूद के फेंक दिया जा रहा है। हमारे जो चंद्रशेखर भैया बहुत अच्छे हैं, उनका दिल जो है बहुत नरम है, वो सबके ऊपर रहम करेंगे। निश्चित रूप से हम कभी बदले की भावना से राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन जो बहुजन समाज के लोगों पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनको संवैधानिक तरीके से उनको दंड दिया जाएगा। व्यवस्था जो है, कानून जो बना हुआ है, उसके माध्यम से ही दंड दिया जाएगा। कभी भी संविधान से ऊपर बढ़ करके हमारे पार्टी के लोग जो है, कभी कुछ ऐसा करने वाले नहीं हैं, बिल्कुल है। और बदले की भावना से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कभी कोई काम नहीं किया, अभी भी पावर में, ऐसा नहीं, हल्के में मत लीजिएगा। बदले की भावना से कुछ नहीं किया, कुछ चीज़ें वो समय पे छोड़ रहे हैं। जब शासन सत्ता आएगी, तो वो तलवे चाटेंगे, लेकिन फिर उनको कानून और जो संविधान की व्यवस्था है, उसके तहत उनको किए की सज़ा। देखिए, सही इशारा कर रहे हैं वो लिस्ट में नाम बन रहे हैं लोगों के, ऐसा सुना मैंने, लिस्ट बनाई जा रही है, जो भी बहुजन समाज के लोग सता रहे हैं। लंबी है। लिस्ट लंबी होगी तभी तो वो सब पता ही है, लिखा जा रहा है तो याद रहता है। लंबी लिस्टें एक जो भी बहुजन समाज के साथ गलत कर रहे हैं, वो लिस्ट लंबी है और बहुत जल्दी, क्योंकि आगम का अनुभव जो है ऑफिसर्स को होने लगा है। 27 का जो चुनाव है, वो दंगल होने जा रहा है। बिल्कुल आप देखिएगा, इतिहास बनने जा रहा है। बीएसपी का जो बेस वोट है, जिनको बीएसपी बहन जी जो है, हो चुकी हैं, वो पूरी तरीके से आजाद समाज पार्टी केतरी जो हमारा निशान है, उसकी तरफ मूव कर तमाम जो रुझान है, जिस हिसाब से पूरा जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, कई-कई लाख लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं अपने निजी पैसे से, अपने निजी संसाधन से। लोग चंदा दे रहे हैं, लाखों लाख रुपए चंदा दे रहे हैं। बाराबंकी में कार्यक्रम हुआ था, कई लाख रुपए तो चंदा आ गया, लोगों को दे दिया। और खास बात ये देखिए कि जो चंदा दे रहे हैं, वो सर्व समाज के लोग दे रहे हैं। जो चंदा आ रहा है, ऐसा नहीं कि बहुजन समाज के लोग, सभी समाज के लोग चंदा दे रहे हैं कि चंद्रशेखर भैया देश हित में काम करें। क्योंकि तरस तो ब्राह्मण समाज के भी लोग हैं, क्षत्रिय समाज के भी इस बीजेपी सरकार से दुखी, वो लोग भी वोट करेंगे हमारी पार्टी। बहुत ऐसा आम चर्चा है, बहुत लोग जो दुखी हैं बीजेपी से, आप देखिए अंधभक्त लोग अब तो बोलने लगे, बीजेपी को तो वोट नहीं करेंगे, चाहे तो हो जाए। उनके घर को तोड़ दिया जा रहा है, उनको रुपया पैसा नहीं मिल रहा है। जो वादा किया तो उनको लगा था बप्पा की सरकार बनी, वो सब उनको जो है आँखों से उनके पर्दा हट गए, बप्पा की सरकार उनके साथ धोखा कर रही थी। एक ही सवाल में कई सारे जवाब हैं, आप समझिएगा। एक वोट बीजेपी जो बजट में सत्ता, दूसरी वोट विपक्ष जो समाजवादी पार्टी, जिसके तमाम सांसद और बसपा जो तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी, तमाम पूर्व में उनके भी नेता विधायक और सत्ता में रही है 4-4 बार। अब आज़ाद समाज पार्टी से तो कैसे चुनाव आप लोग लड़ेंगे? क्या कितनी बड़ी-बड़ी चुनौती है? क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में आप बीएसपी की बात कर रहे हैं, आकाश आनंद को लेकर आए और बहन जी कह रहे हैं कि आकाश आनंद ही सारी रैलियाँ करेंगे। सब कुछ पूरे कमान उत्तर प्रदेश की उनके हाथ में बीएसपी के चली गई। उधर से अखिलेश यादव जी लगातार जो है अपने सांसद विधायकों, हालाँकि ये लोग फंडिंग वाली पार्टी है, इनके पास पैसा है पार्टियों के पास, आपके पास पैसा नहीं है। आप क्या लगे किससे चुनाव लड़ोगे? देखिए, जो इतिहास पर नेपाल को आपको देखना पड़ेगा फिर। हमारे साथ जनता जुड़ी है। आप बाराबंकी की रैली में एक मच्छर ने फुर्की दिया,
आप उस जनसैलाब को देखेंगे ना तो लगेगा बहुजन समाज किसके साथ है। उसी दिन बीएसपी ने सतीश चंद्र मिश्रा के कहने पे कार्यक्रम कर दिया, उनको अपनी औकात पता लगी, रैली ही गायब हो गई, यहाँ भीड़ ही नहीं आई। आप सोचिए कि ना के बराबर वहाँ भीड़ आई, जो लाखों भीड़ हुआ करती थी कभी बसपा की, वो गायब हो गई और पूरी तरीके से जो है बसपा का जो मामला है वो हमारे दल की तरफ जो है मौजूद मौके पे। जिस हिसाब से छोटी-छोटी घटनाओं में चंद्रशेखर भैया जा करके उनको सहारा बन रहे हैं, तो लोग एक आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। और आपने समाजवादी और बीजेपी की बात कही, समाजवादी जो है अच्छी पार्टी रही होगी, लेकिन अब वो अपने लोगों के साथ जो है, जब उनके साथ कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है, जैसे आजम खान की बात कर लें, उनको उखाड़ के फेंक दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया और एक आवाज़ नहीं निकली। उनके पार्टी के नेता रहे मुख्तार अंसारी, के साथ क्या कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, सिर्फ आरोप लगाए और एकदम नेस्तनाबूद कर दिया। अतीक अहमद की बात कर लीजिए, तो ऐसे नेता रहे हैं, ठीक है, उनको अगर वो गलत हैं, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक व्यवस्था बनी है, संविधान बना है, कानून बना है, उसके तहत जो हुआ पूरा देश प्रदेश जानता है उसके साथ में। तो कहीं न कहीं जो है चीज़ें जो दोनों दल हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए अब मुस्लिम समाज जो है, वहाँ से उसका मोह भंग हो गया। तमाम वीडियो आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, अब आज़ाद समाज पार्टी के साथ में खड़ा नज़र आ रहा है और जो समाजवादी का बेस हुआ करता था, बेस और पीडीए का झुनझुना तो आपने देखा लोकसभा में कैसे फेल हुआ। 27 में पूरी तरीके से वो तो फ्लॉप जाएगा, वो एक वो धोखा अचानक हो गया, अब वो होने नहीं दिया जाएगा। पूरी ताकत से जो है, जो गठबंधन की बात पीडीए का जो फ़ॉर्मूला है ना, वो नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ गठबंधन की बात। देखिए, गठबंधन फिलहाल अभी हमारे जो पार्टी के लोग हैं, इसके पक्ष में नहीं है। लेकिन इसका निर्णय लेना हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, पार्टी के जो मुखिया हैं और जो समिति के लोग हैं, ये उनके लेवल का मामला है, वो लोग तय करेंगे। और अगर कभी गठबंधन की बात आएगी, हम लोगों से कभी राय-मशवरा लिया तो हम लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। चंद्रशेखर जी ने कहा था कि अगर बहन जी हमारे साथ है तो हम उसको कर दें। तो क्या लग रहा है क्यों नहीं बहन जी साथ में आ रही हैं आपकी? एक्चुअल में बहन जी एक तरीके से मुझे लगता है ना कि उनको कैद कर दिया गया है। कैद हैं बेचारी। सतीश चंद्र मिश्रा के जाल में फँसी हुई हैं पूरी तरीके से और सतीश चंद्र मिश्रा जी ने बहुजन समाज के एक-एक जुझारू नेता को जिन्होंने बसपा को इतना बड़ा किया, सतीश चंद्र मिश्रा के सारे कामों ने लात मार के सबको बाहर कर दिया। आज मानिए बहन जी जो आपके हमारे लिए आदरणीय हैं, भैया चंद्रशेखर के सर पे हाथ रखें, रियल में वो मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बन जाएँ। कम ये सच है। बहुजन समाज पूरा देश ऐसी ही किसी अप्रत्याशित घटना का इंतज़ार कर रहा है और जिस दिन ऐसा हुआ, ये सब इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा। उसी दिन हिंदुस्तान का इतिहास जो है अलग बन जाएगा। जो शोषण करता है ना, वो अपने-अपने दिलों में भागने लगेगा क्योंकि बहुजन समाज जैसे किसी लीडर को इंतज़ार कर रहा है जो देश हित में बात करे। ऐसा नहीं इस टाइप का नेता लोगों को नहीं पसंद है लेकिन अब मनमोहन सिंह बेचारे एकदम जे के पीछे से बात करते हैं औरत के, तो थोड़ा वो गड़बड़ है। नेता ऐसा चाहिए हाँ, नेता नहीं होना चाहिए जो बोले कि जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो झोले पे झोला उठाएँगे, चल देंगे, ये कौन-सा नेता? अरे झोला उठाओगे चल दोगे, साला हम लोग क्या भीख माँगेंगे फिर? हमको लोग को छोड़ के चले जाओगे आप, देश बेच कर। अब मोदी जी पे निशाना साध रहे हैं। अरे हमने क्यों शेर निशाना साधा? लोग उन्हें शेर बोलते हैं। नहीं, नहीं निशाना सिर्फ साधा लेकिन इस टाइप की स्पीच जो है, हम हमारा वो कद नहीं है लेकिन हम एक नागरिक की हैसियत से बोलते हैं, हम आपके नागरिक हैं, अगर आप वहाँ पे झोला उठाओगे, चले जाओगे, तो कहाँ जाएँगे फिर बताइए? हमारे पीएम एक बारी मैंने बनाया, जाँच-साल रखा लेकिन आप नहीं खरे उतरे, तो झोला उठा के भागो मत, आपको एक सम्मानना रहेगी। उसके तहत प्रोटोकॉल है, उसका सब आपको लाभ मिलेगा। आप अगर छोड़ना चाह रहे हो तो क्या